सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज चर्चा का हमारा विषय है किसान आंदोलन 6 माह आगे क्या रहा, जिसका संदर्भ देश की राजधानी की सीमाओं पर किसान आंदोलन से है। दरअसल आज हमारे पास चयन के लिए दो विषय थे जिस पर हम चर्चा कर सकते थे। एक विषय जो था मोदी राज के 7 साल पूरे होने के संदर्भ में, और दूसरा किसान आंदोलन की 6 माह पूरे होने पर। राज्य से ज्यादा महत्व हम किसान आंदोलन के संदर्भ में दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी राज्य से ज्यादा महत्वपूर्ण जनता होती है। तो कुल मिलाकर बीते साल 22 सितंबर 2020 को भारत की संसद ने कृषि संबंधी 3 विधेयकों को पारित किया और 27 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन विधेयकों को मंजूरी के साथ ही कानून का स्वरूप दे दिया। तब का दिन है और आज का दिन है। देश के तमाम हिस्सों में किसान इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इन कानूनों को केंद्र सरकार के काले कानून की संज्ञा दे रहे हैं। पहले ये विरोध का सिलसिला पंजाब में दिखा, बढ़ते बढ़ते हरियाणा से फिर दिल्ली की सीमा तक आया। बदलती हुई परिस्थितियों में पश्चिम उत्तर प्रदेश को भी इसने अपने चपेट में लिया। सरकार से जुड़े हुए लोगों का मानना है कि ये आंदोलन कुल जमा 2.5 राज्यों के यहां पर ही सक्रिय है, बाकी देश इससे कतई प्रभावित नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी देश की सरकार ने तकरीबन 11-12 बार इन किसान आंदोलनकारियों के साथ बैठक की, लेकिन बैठक अगर सफल नहीं हुई तो उसका मूल कारण यह था कि आंदोलनकारी इन तीनों किसान कानूनों की वापसी के अलावा किसी अन्य शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं थे। सरकार संशोधन की बात करती थी और आंदोलनकारी इन किसानों को पूर्ण रूप से निरस्त करने की बात। आखिरकार 22 जनवरी 2021 को जो बैठक टूटी तो वो बैठक अभी तक भी नहीं हो सकी। 26 जनवरी को प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान को जो कुछ हुआ उसके कारण से एक बार किसान आंदोलन पीछे हटते हुए महसूस हुआ, लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं के साथ आंदोलन और तीव्र हो गया। 30 जनवरी 2021 को देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो किसान आंदोलनकारी हैं वो एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। तब से लेकर आज तकरीबन 5 महीने होने को आ रहे हैं, वो दूरी खत्म नहीं हो सकी है। आज किसान आंदोलनकारियों ने अपने आंदोलन के 6 माह पूरे होने के एवज में काला दिवस मनाया। तमाम जगह काले झंडे लगाए। कुल मिलाकर आंदोलन के संदर्भ में अब उनका कहना है कि यह आंदोलन 2024 तक जारी रहेगा। क्या कुछ मायने हैं इस तरीके से आंदोलन को बनाए रखने के? क्या वाकई आंदोलन अब औपचारिक रह गया या इसके अंदर वाकई वो दमखम है जिसके आधार पर गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है? क्या कारण है जिस आंदोलनकारियों के साथ सरकार ने एक समय पर हर तीसरे दिन चौथे दिन बैठक की थी, पिछले 5 महीने से कोई संवाद करने की कोशिश होती दिखाई नहीं दे रही है? समझने की कोशिश करके कि क्या किसान आंदोलन अपने आप में अकाल मौत मर गया है या आंदोलन वक्त के साथ और मजबूत हुआ है? आने वाले समय में इस आंदोलन के किस हश्र को हम देख सकते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। इस सिलसिले को हम शुरू करें, लेकिन उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कानून के संदर्भ में समर्पित है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि अधिकतम लोगों की अधिकतम प्रसन्नता ही नैतिकता तथा कानून निर्माण की नींव है। जेरेमी बेंथम के द्वारा यह विचार सूत्र हमें प्राप्त हुआ, जिसके अंदर अपेक्षा की गई कि कोई भी कानून आप बनाते हैं तो वह लोगों की प्रसन्नता का कारण बनना चाहिए। 3 किसान कानूनों के संदर्भ में सरकार से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि असल आजादी किसानों की जिंदगी में अब आई है, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन है, जिस तरीके का आंदोलन है, उसके आधार पर इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या ये आशंकाएं जो किसानों के जहन में है नाजायज हैं, गैर जरूरी हैं? समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव जी भी मौजूद हैं। देश में वामपंथी आंदोलन का और लंबे समय तक बड़ा चेहरा रहे बादल सरोज जी, जो इस किसान आंदोलन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, खासतौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजबीर सिंह जौदौन जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम बादल सरोज जी से करेंगे। बादल सरोज जी से समझने की कोशिश करेंगे कि एक समय पर जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस कानून को स्थगित कर दिया गया, रोक लगा दी गई, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बना दी गई, उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। भारत सरकार के द्वारा यह प्रस्ताव भी मिला था कि 1.5 साल के लिए इस कानून को स्थगित कर देते हैं। इन तमाम चीजों को खारिज करते हुए आप आंदोलन बनाए रखने की जिद पर जुटे रहे, पर दिल्ली की सीमा पर अब उतने लोग नहीं दिखते हैं। सरकार की इस आंदोलन के प्रति कोई संजीदगी नहीं दिखती है। क्या माने, अब यह आंदोलन केवल बयान तक सीमित रह गया?
जमीनी स्तर पर सरकार जिस तरीके की बेरुखी दिखा रही है, क्या माने, जन समर्थन नहीं रहा या आने वाले समय के लिए कुछ और रणनीति आपने बनाई है जिसके आधार पर हमें इसकी धमक, इसकी चमक दिखाई देगी? आंदोलन का इतने लंबे समय जी तक चलना ही इस बात को साबित करता है। आवाज गूंज रही है शायद, है? नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है बादल जी। हाँ, तो इस बात को साबित करता है कि किसानों के मन में कुछ इतनी गंभीर चिंताएं हैं जिनका संज्ञान लिया जाना चाहिए। आपके ही इस चैनल पर ही कम से कम 3 बार डिबेट में इस बात पर चर्चा हुई थी कि तीनों कानूनों के फायदे क्या हैं। जी, ये न कृषि मंत्री जी ने उस दिन हमें बताया था जब हमने 5वें दौर की बातचीत में पूरा दिन उनको समर्पित किया था कि आप हमें फायदे गिना दीजिए, न उसके बाद सरकार की ओर से कोई ठोस जानकारी दी गई है कि इससे क्या फायदे होने वाले हैं, जबकि हमने उनसे अनुरोध किया था कि ये प्रयोग दुनिया के और भी तमाम सारे देशों में हो चुके हैं। इन सारे प्रयोगों का नतीजा भारत भुगत चुका है, इसलिए ये 3 कानून विनाशकारी होंगे। जहां तक संशोधनों की बात है, हिमांशु जी, हम बार बार इस बात को निवेदन कर चुके हैं कि इसमें कोई बीच का रास्ता संभव नहीं है। जी, आप पोटेशियम साइनाइड से मरेंगे या रेल की पटरी पे कट के मरेंगे या पंखे से झूल के मरेंगे, ये विकल्प आ रहे हैं। ये विकल्प नहीं है। हमारा निवेदन यह है कि सरकार को खरीद की गारंटी करनी चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी करनी चाहिए। और जहां भी, ये अर्थशास्त्र का बहुत ही स्वाभाविक नियम है कि जहां भी एक साथ जमाखोरी होगी, भंडारण होगा, वहीं पर बाजार में कालाबाजारी भी होगी, किसान की फसल कम कीमत पर बिकेगी और आम जनता को वो ज्यादा कीमत पर मिलेगी। आजकल सरसों का तेल आप खरीद रहे होंगे जी, इसलिए इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं। जहां तक इस बात को मानने का सवाल है कि संख्या कम हो गई है, संख्या कम होती है, संख्या बढ़ती है। आंदोलन की निरंतरता के बारे में ये समझना चाहिए कि जब बुआई का मौसम होता है तो आधे लोग कम हो जाते हैं, जब कटाई का मौसम होता है तो लोग कम हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद लोग लौट कर आते हैं, लौट कर आए हैं। आंदोलन की निरंतरता की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे ख्याल से इसके लिए अभिनंदन करना चाहिए कि पिछले 6 महीने में तमाम सारे उकसावों के बावजूद भी किसान की ओर से किसी भी किस्म की हिंसा नहीं हुई, बावजूद इसके कि सरकारी एजेंट्स के भेजे जाने और सन्नी देओल जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके इलेक्शन एजेंट द्वारा 26 जनवरी को झंडा फहराने जैसी कायरतापूर्ण हरकत किए जाने के बावजूद भी किसान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। ये डिटर्मिनेशन उनकी उस आशंका की वजह से है जिसको वो ये मानते हैं कि अगर ये कानून लागू हुए तो खेती भी खतरे में पड़ेगी, देश भी खतरे में पड़ेगा। बादल जी, मैं सिर्फ एक बात समझना चाहता हूं आपसे, मैं माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए। अबोले की स्थिति है भारत सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में। यह अबोला को क्या माने? आप लोगों में दम नहीं रही इसलिए, सरकार को आपकी परवाह नहीं रही इसलिए, या मुद्दों पे अब बातचीत के आधार पर कोई समाधान की उम्मीद नहीं रही इसलिए? कुल मिलाकर यह संवादहीनता 5 महीने से देश के प्रधानमंत्री कह चुके थे एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, पर वो दूरी खत्म ना हो पाई फोन कॉल की। क्या कहेंगे बादल जी? प्रधानमंत्री एक फोन कॉल की दूरी पर ही उन्होंने कहा था, लेकिन फोन नंबर नहीं दिया था जी। लेकिन इसके बाद भी हमने उनका फोन नंबर पता लगा के किसानों की ओर से नियमित रूप से उनसे ये कहा जा रहा है कि इस आंदोलन का समाधान निकालने के लिए इन 3.5 सवालों पर फैसला ले लीजिए, उनकी ओर से नहीं लिया जा रहा है। जहां तक आपकी ये जो शंका है कि ये किसानों की तादाद कम हो गई है इसलिए सरकार थोड़ा सा अहमन्यता में आ गई है, ये बात नहीं है। 5 महीने पहले जब संवाद टूटा था, 4.5 महीने पहले, तब संवाद टूटने के वक्त सबसे प्राइम मोबिलाइजेशन था, करीबन 7.5 लाख का टोटल मोबिलाइजेशन था 5 बॉर्डर्स पे। इसलिए प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि सरकार कमिटमेंट कर चुकी है, सरकार वादा कर चुकी है और उस वादे के आधार पर कई हजार करोड़ का निवेश अडानी जी और अंबानी जी की ओर से अपने भंडारण के केंद्र खड़े करने पे किया जा चुका है। इसलिए सरकार, जैसे हमारे यहाँ पर है ना कि शादी में बैंड बजाने की साई ली जा चुकी है, एडवांस लिया जा चुका है, एडवांस लिया जा चुका है, तो भले उसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, सरकार ये चिंता नहीं कर रही है। जैसे मैं एक ही उदाहरण आपको दे रहा हूं कि कृषि मंत्री जी ने हमसे कहा कि हम 1-1.5 साल के लिए इसको
स्थगित करने के लिए तैयार है। जी। हमने उनसे ये निवेदन किया कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के हिसाब से कोई भी कानून स्थगित नहीं होता, वो या तो वापस होता है या वो विद्यमान होता है। हमने उनसे कहा कि अगर आप समझते हैं कि 1.5 साल तक आप इसको स्थगित करने के लिए तैयार है तो इसका मतलब अर्जेंसी नहीं है। जी। अर्जेंसी नहीं है तो वापस ले लीजिए। 1.5 साल तक सारे किसान नेताओं के साथ अनवरत संवाद चलाकर उनको कन्विंस कीजिए कि ये फायदे में है, और अगर आपको लगता है कि उसके बाद भी जरूरी है तो 1.5 साल बाद आप उसको दोबारा ले आइएगा। लेकिन चूंकि उनके मन में ये था कि नहीं, एक बार अगर मोदी जी ने कानून बना दिए हैं तो वो तो लागू होंगे, तो उस जिद की वजह से एक असाधारण स्थिति इस देश में पैदा हो गई है। दो चीजें कह रहे हैं बादल सरोजी, एक एडवांस लिया जा चुका है इसलिए कानून की वापसी संभव नहीं है, और दूसरा मोदी जी ने कानून बनाए इसलिए वापसी संभव नहीं है, इसलिए इस पे बात नहीं बन रही है। मैं कमल पटेल जी के पास जाऊं उससे पहले कांग्रेस के नजरिए को समझना चाहता हूं, और हमारे साथ में कैप्टन अजय यादव जी हैं, हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री हैं, जमीनी नेता रहे हैं। कैप्टन साहब, आपसे समझना चाहता हूं, अब आंदोलनकारी बात कर रहे हैं 2024 तक के लिए हम तैयार हैं आंदोलन करने के लिए। 2024 का सीधा आशय अगले आम चुनाव तक के लिए आंदोलन चलाने के लिए। क्या आप इस रणनीति को ठीक मानते हैं? किसानों के हित में, कांग्रेस के लिए, विपक्ष के नेताओं के लिए हो सकता है यह मुफीद हो, पर अपनी खेती बाड़ी से जिंदगी जीने वाला किसान खेती बाड़ी छोड़कर दिल्ली की सीमा पर अगले 3 साल तक पड़े रहने की बात कर रहा है, इस रणनीति को कितना जायज मानते हैं अजय यादव जी? देखिए, जो हमारे किसान भाई हैं जी, पिछले 6 महीने से गर्मी में, सर्दी में, जी, बरसात में जी, ये लोग जो हैं आंदोलन कर रहे हैं जी, और इनकी मांग कोई ऐसी मांग नहीं है जो सरकार ना मांगे। इनका क्या मांग है? इनकी ये मांग है कि जो न्यूनतम मूल्य है उसका कानूनी रूप दे दें, और जो कोर्ट का रास्ता इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो इन्होंने कहा है कि वहां नहीं जा सकते, उसका रास्ता खुल जाए, और कि मंडी के बाहर जो अडानी अंबानी है और ये जो है इनकी जो सोच है जी, वो है ये पूंजीपतियों के साथ इनकी साठगांठ हो चुकी है जी, और इन्होंने कहा है कि हम संशोधन करेंगे जी, और हमारे जो किसान भाई उनका कहना है कि आप जो तीनों काले कानून हैं इसको बनाने से पहले कि आपने किसी से सलाह ली? जी, ये कहते हैं कि हमने लाखों लोगों से सलाह ली। जी, मुझे लगता नहीं है इन्होंने किसी से सलाह ली। ये इनका क्या ना, एक तरफा इनका अपना खुद का मामला था। एक तरफ कानून उसके लिए बनाए जो कानून को चाहते हो। जब किसान चाहते नहीं है कि ये कानून बने तो उन पे कानून क्यों थोपा जा रहा है? जी, और सबसे बात ये है कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। अभी डीएपी का रेट बढ़ा दिया, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, तो जो किसान को जो उपज मिल रही है, आत्महत्या किसान कर रहे हैं, तो जो हमारे किसान भाई लड़ाई लड़ रहे हैं इनका कोई अपना स्वार्थ नहीं है, और ये केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर किसी वजह से मंडियां बंद हो जाती हैं और सारा ये जो कारोबार है, ये अनाज खरीदने का, मंडियां बंद हो जाती हैं खासतौर से पंजाब और हरियाणा में, तो क्या होगा कि मनमाने तरीके से जो अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े जो आपके बड़े बड़े जो कारोबारी हैं उनका वर्चस्व हो जाएगा। तो इनकी जो लड़ाई है मैं बिल्कुल जायज मानता हूं, और मैं समझता हूं कि जो भी कुछ हुआ है पिछले 6 महीने में उसमें सरकार की निकम्मापन है, और प्रधानमंत्री जो है वो कभी टेलीविजन पे आके ड्रामाबाजी करते हैं, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, चाहे आपका कहीं का चुनाव हो, चाहे वो कोविड का मामला हो, वो रोने लग जाते हैं आके टेलीविजन के सामने। असल में क्या है कि वो उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, इनकी भावनाओं को समझे और उसके मुताबिक जो है किसानों की बात सुने। भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, ये कैप्टन अजय यादव जी का कहना। कैप्टन साहब, मैं एक सवाल आपसे और करना चाहता हूं, फिर कमल पटेल जी की ओर रुख करूंगा। आपसे समझना ये चाहता हूं कि जब किसान आंदोलन 26 नवंबर को दिल्ली की सीमा पर पहुंचा तो तकरीबन 8 दिसंबर के बाद से संवाद का सिलसिला शुरू हुआ, 22 जनवरी तक सिलसिला चला, और उस आंदोलन की धमक से, उस आंदोलन की चमक से, उस आंदोलन की गरज से भारत सरकार इस हद तक समझौते के लिए तैयार हो गई कि 1.5 साल के लिए कानून को स्थगित कर देते हैं। कई संशोधन के संदर्भ में भी तैयार हो गई थी। यह आंदोलन की सफलता का चरम था।
लेकिन उन प्रस्तावों को ठुकरा दिया आंदोलनकारियों ने और तब से लेकर आज 26 मई तक तकरीबन 4 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। 4 महीने के दौरान उपलब्धि के नाम पर शून्य है। बतौर रणनीतिकार आपसे समझना चाहता हूं, क्या यह किसान आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की हैसियत में आपको दिख रहा है? यह मेरा आपसे आपके राजनीतिक अनुभव के आधार पर सवाल है। जो मैंने देखिए 1.5 साल के लिए स्थगित करने का मतलब क्या है जी, ये चाहते क्या है? क्योंकि 2022 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में जी, आपके चुनाव है पंजाब में जी, तो सरकार की मजबूरी बन जाएगी इनकी बात मानने के लिए। जी। वरना ये इनको जो है जिस प्रकार से बंगाल में धूल चाटनी पड़ी उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में पंजाब में जो 4-5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहां धूल चाटनी पड़ेगी। इसलिए ये इनकी एक तरीके से धोखा दे रहे थे किसानों को कि हम 1.5 साल के लिए हम स्थगित कर देते हैं, उसके बाद बात करेंगे। उससे क्या होता है, आंदोलन जो है कमजोर पड़ जाता। हमारे किसान आज भी डटे हुए हैं, हमारी महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान सब लोग इस मामले में, और जो है हरियाणा, पंजाब, यूपी, अब ये जो आंदोलन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पूरे देश में फैल चुका है और ये अभी रुकने वाला नहीं है। ये जो सरकार को इनकी बात मान लेनी चाहिए और ये जो इन काले कानून इनको वापस लेना चाहिए। तो कैप्टन अजय यादव आंदोलनकारियों की रणनीति से इत्तेफाक रखते हैं कि ठीक किया जो सरकार के प्रस्ताव के झांसे में नहीं आए। कमल पटेल जी मेरे साथ में है। कमल पटेल जी अपने आप को कृषि मंत्री बाद में कहलाना, किसान नेता पहले कहलाना पसंद करते हैं, अपने आप को किसान कहलाना पसंद करते हैं। तो कमल जी आपसे समझना चाहता हूं, ये क्या हो रहा है आपकी पार्टी में और आपकी सरकार में? पूरे देश में आपकी पार्टी एक किसान विरोधी चेहरे के रूप में स्थापित होती जा रही है। 6 माह से अन्नदाता अपनी खेती जमीन को छोड़कर दिल्ली की सीमा पर है और आप बेपरवाह हैं, बेखबर हैं। कोई दर्द, कोई तकलीफ है कमल पटेल जी के अंदर कि आपके भाइयों के साथ हो क्या रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस किसान के विषय पर चर्चा की और सभी पक्षों को बुलाकर जनता के सामने, किसानों के सामने अपना अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। जी, मैं आज फिर कह रहा हूं कि पहले मैं किसान हूं जी, किसान नेता भी हूं, क्योंकि किसान की संघर्ष करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। और जब मैं मंत्री बना हूं, कृषि मंत्री, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं जी कि मैंने किसानों के हित में ऐसे निर्णय परिवर्तन किए हैं, नियम परिवर्तन किए जिससे किसानों को लाभ मिला है। और थोड़ा बहुत लाभ नहीं है, 10,000 करोड़ रुपया मैंने सिर्फ चना, सरसों, मसूर खरीदने में नीति परिवर्तन की कि जो चना, सरसों, मसूर गेहूं के पहले आता लेकिन बाद में खरीदा जाता था। कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस के समय से लेकर आज भी देश में सिर्फ मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां चना, सरसों, मसूर हमने 15 मार्च से गेहूं से पहले खरीदा और उसका परिणाम यह हुआ कि समर्थन मूल्य से ऊपर, ये एमएसपी की बात करते हैं, मैं तो एमआरपी की बात करता हूं जी कि किसान एमआरपी पे क्यों ना बेचे। जी भाई क्या व्यापारी कोई अधिकार है, उद्योगपति को अधिकार है एमआरपी पे बेचने का? किसान को क्यों नहीं होना चाहिए? यह किसान नेताओं ने मांग करना चाहिए। लेकिन इन्होंने 50-60 साल कांग्रेस ने राज किया, किसान को घाटे की धंधा कराया, व्यापारी मुट्ठी भर लोग आज अरबपति खरबपति है तो कांग्रेस की गलत नीतियों से। इसलिए कांग्रेस के नेताओं को तो पहले किसानों से माफी मांगना चाहिए। इनको किसानों के लिए बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। दूसरा सवाल रहा, ये बादल जी हैं जी किसान नेता जी, मैं इनसे ही पूछता हूं कि अभी आप कहते हैं जब किसान की फसल आती है तब भाव कम हो जाते हैं और व्यापारियों के पास जाने के बाद में भाव बढ़ जाते हैं। यही बात तो हम ही कह रहे हैं, यही तो सरकार कह रही है कि जब किसान की खेती घाटे का धंधा क्यों है? क्योंकि जब फसल आती है तब एक साथ आती है, खरीफ और रबी। और किसान, देखिए देश के अंदर 86% किसान छोटा है जो 5 एकड़ से नीचे है। मात्र 14% किसान है जिसके पास 5 एकड़ से ऊपर है। वो छोटा किसान मंडी तक भी नहीं जा पाता है, वो घर से ही फड़िया वालों को बेच देता है आधी पौने दाम पर। हमने उसकी चिंता की है और भाव जो चलता है मांग और पूर्ति पर चलता है। और इसलिए किसान की खेती घाटे का धंधा रही, किसान कर्ज में रहा, आत्महत्या कर रहा। तो कांग्रेस की 50-60 साल की गलत नीतियों के कारण जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, और इसलिए उन्होंने शुरू दिन से कहा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब और किसानों के लिए काम करेगी। इस देश से गरीबी हटाएंगे, किसान की खेती को घाटे से लाभ का धंधा बनाएंगे
और जो मुट्ठी भर व्यापारी कमाते हैं वो नहीं, लाखों करोड़ किसानों के पास जाए मेहनत करके। अच्छा बताओ, मेहनत करे किसान और माल कमाए व्यापारी उद्योगपति, ये अभी तक होता है आजादी के 73 साल तक। ये पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने गांव की भी चिंता की है। अब मैं इनसे ही पूछता हूं, कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री जी सम्माननीय, और आपसे भी कि आप इनसे पूछो कि गांव और शहर मिलकर देश बनाया तो गांव की आबादी का मालिकाना का अभी तक क्यों नहीं दिया। ये पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 24 अप्रैल 2020 को और अभी 21 को पूरे देश में लागू कर दिया। अब जाकर गांव आजाद हुआ 73 साल बाद आर्थिक रूप से। अब गांव के प्रॉपर्टी जो आबादी का लाल डोरा की जमीन है, उनके मकान की प्लाट की कीमत होगी। अब किसान खेती के साथ व्यापार व्यवसाय उद्योग भी कर सकेगा। तो सही मायने में तो मोदी जी को इनका अभिनंदन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए कि जो काम गांधी जी के नाम पर राज करके 50-60 साल कांग्रेस ने नहीं किया, गांधी जी का सपना मोदी जी ने अब जाकर पूरा किया है जी। इसीलिए ये जो तीनों कानून हैं जी, ये किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए, खेती को लाभकारी धंधा बनाने के लिए और किसान को कर्ज मुक्त करने के लिए है। और अभी तक जो मुट्ठी भर लोग कमाते थे वो किसान कमाएगा। और इसलिए किसान आपने सारी बातें कही। मेरा तो एक सवाल है आपसे कि किसान अपनी खेती छोड़कर दिल्ली की सीमा पर बैठा है और सरकार के रुख को देखते हुए अब ये कह रहा है कि वो 2024 तक यहां बैठेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी, जिसके आप जिम्मेदार सदस्य हैं, इस बात के लिए तैयार है कि 2024 का चुनाव अब इन 3 किसान कानूनों के संदर्भ में ही जनमत के रूप में हो जाए और जो फैसला आएगा वही अब मान्य होगा? क्या आप लोग इस दांव को खेलने के लिए तैयार हो गए? मेरी बात सुनिए आप, ये जो कह रहे किसान किसान, इनके साथ कोई किसान नहीं है, इनके कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं। और ये मैं इनसे पूछता हूं कि पूरे देश में आड़त प्रथा बंद हो गई, पंजाब में क्यों नहीं हुई जी? हरियाणा में क्यों नहीं हुई जी? पंजाब हरियाणा में आड़तिये जी कमाते हैं, किसान को तो गुलाम बना के रखा है जी। माल तो ये कमाते हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में जी गेहूं की अभी समर्थन मूल्य पे हमने खरीदी की, पिछली बार भी रिकॉर्ड खरीदी की, इस बार भी रिकॉर्ड खरीदी की है। जितना पिछले साल खरीदा था आज तक हमने खरीद लिया, उससे भी रिकॉर्ड तोड़ रहे देश में नंबर में। लेकिन हमारी सोसाइटियां खरीदती है, हमारे समूह खरीदते हैं और किसान के खाते में सीधे पैसे जाते हैं। पंजाब में हरियाणा में किसान की खरीदी समर्थन मूल्य पर सरकार नहीं खरीदती है जी। ये आड़तियों को देते हैं, आड़तियों के खातों में पैसा आता है, आड़तियों मनमर्जी से रेट लगाता है, रिजेक्ट करता है। 1975 रुपए समर्थन मूल्य 1700 में खरीदता है, किसान को 1700 मिलते थे। और इसलिए भारत सरकार ने किसानों के खातों में सीधा पैसा जमा किया है। इनके राज में तो किसानों को लुटवा दिया था इन्होंने, इनके राज में तो किसानों को लुटवा दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कमल पटेल जी की है कि इनके साथ में किसान है ही नहीं, ये सब समर्थक वपर्तकों के साथ में फालतू की नेतागिरी कर रहे हैं। सीधा आशय कमल पटेल जी का ये है। तो हमारे साथ में राजवीर सिंह जादौन जी भी जुड़ गए हैं, गुरनाम सिंह चड़ूने जी भी जुड़ गए हैं। दोनों इस किसान आंदोलन के बड़े चेहरे हैं। राजवीर जी, आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, क्या कर रहे हैं आप लोग सीमा पर रहकर? भाजपा से जुड़े हुए लोग आपको किसान मानने के लिए भी तैयार नहीं। इनका मानना है कोई आप में दम वम बचा नहीं, इसके बावजूद भी आप बैठे हुए हैं। गांव में कोई पूछ परख नहीं है, इसलिए शायद दिल्ली की सीमा पर आ गए। क्या इस तरीके के भावना के साथ में लड़ने के लिए तैयार हैं आप? मैंने जो भी हमारे भाजपा के साथी सोचते हैं जी, असल में सबसे बड़ी समस्या ये है भाजपा के लोगों के साथ जी, जो ये सोचते वही श्रेष्ठ है, जो ये करते वही श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है जी। ये जो इनके समर्थक हैं वही किसान है। फार्मूला पूरे देश की जनता ने समझ लिया है जी। ये डे वन से हमको बता रहे थे कि किसान नहीं जी, इनको पूरे देश की जनता ने समझ लिया। इसके रिजल्ट भी इनके सामने आ चुके हैं जी। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये वो किसान है जो हिंदुस्तान की तकदीर को बदलने के लिए कोरोना काल में भी इस खेती का काम करते रहे हैं और जीडीपी को धड़ाम होने से, जीरो होने से बचाने का काम किया। पिछले बार के कोरोना काल में ये निश्चित हो गया था कि जीडीपी जो खत्म होने बिल्कुल नीचे जा रही थी, उसको कोरोना एग्रीकल्चर सेक्टर ने बचाया था जी। आखिर ये अपनी सोच बदले, अब वो बातें ना करें जो देश की 130 करोड़ जनता खारिज कर चुकी, सारे आरोप इनके खारिज कर चुकी है 130 करोड़ जनता। अब इनकी कोई चलने वाली है नहीं जी। अब ये आकर के सीधे वार्ता करे, अगर हम किसान नहीं थे जी तो केंद्र सरकार ने 12 दौर की वार्ता हमसे क्यों की जी? अगर हम किसान नहीं थे तो हमारे सड़कों पर 1 दर्जन संशोधन करने को तैयार क्यों हुए? अगर हम किसान नहीं थे तो क्यों हमारे सड़कों पर उसको होल्ड करने को तैयार क्यों नहीं हुए? और अगर हम किसान नहीं थे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों कहा
कि किसान को अधिकार है शांतिप्रिय आंदोलन करने के लिए। जब इन्होंने कहा जाकर के कोर्ट में तो किसानों ने रास्ते रोक रखे हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसानों ने रास्ते नहीं रोके, तुमने किसानों को रास्ते पर रोका हुआ। ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है। और दूसरी बात एक ये है, आखिर हम किसान नहीं थे तो बाकायदा सम्मानपूर्वक बुलावा दे करके और घंटों बहस करके और 12-12 दौर की वार्ता की, अनुरोध किया कि हम आपके 1.5 साल के लिए इनको संशोधनों को आपके संशोधन मान लेते हैं और कानूनों को होल्ड कर देते जी। भाई जब हम किसान नहीं थे तो किनके साथ वार्ता कर रहे थे आप जी? ये कमल पटेल जी किसान हैं, इन्होंने अभी आपने भी संबोधन किया, इनको भी बड़ा गर्व महसूस हुआ। एक किसान किसान को नहीं पहचान पा रहा, ऐसे लोग जब मंत्री बनेंगे तो देश का तो भला होना ही स्वाभाविक है जी। ऐसी बात करने का अब कोई मतलब नहीं है। ये आंदोलन 6 महीने पूरे कर चुका है, अब आए और सीधे वार्ता की टेबल पर बैठे। इन्होंने वार्ता केवल इसलिए बंद की जब इनको पता चल गया कि 1 दर्जन वार्ता 11 दौर की वार्ता के बाद एक दर्जन संशोधन करने को जो तैयार हो गए। इन्होंने कहा कि अगर हमारी वार्ता इसी तरह हम जारी रखेंगे तो हमारे कानूनों की धक्के उड़ जाएंगे जी। इसलिए इन्होंने वार्ता बंद करके रखी है जी, और कोई कारण नहीं है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं, 4 महीने से मौन है आपके और सरकार के बीच में, क्या अब ये मौन जो 4 महीने का है ये 2024 तक ही आप देख रहे हैं? क्या सरकार के तौर तरीकों से कोई भी उम्मीद आपके अंदर जाग रही है कि सरकार बात करेगी, या कुल मिलाकर अब आपको गांव-गांव जाने की जरूरत है, जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में, और 2024 का आम चुनाव इन 3 कृषि कानूनों के संदर्भ में होने के लिए आप तैयार हैं? अगर ये वापस आए तो मतलब सरकार के संदर्भ में जनता कानून के साथ, और अगर नहीं आए तो फैसला हो गया। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल तैयार है। अगर इनके कानून अच्छे थे तो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, इनको इन्हीं कानूनों को मेन मुद्दा मान करके चुनाव लड़ना चाहिए था जी। और रही बात गांव-गांव जाने की जी, इनकी हठधर्मी और इनके जो उल जलूल आरोपों ने ही इस आंदोलन को हिंदुस्तान के एक गांव तक पहुंचा दिया। हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, कोई और कार्य योजना बनाने की जरूरत है। गुरुनाम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार सुनते हैं गुरुनाम जी क्या कहना चाह रहे हैं। जी गुरुनाम जी। मैं ये कहना चाह रहा था, ये राजहट है, जो राजहट है वो राज भी तबाह करता है, वो परिवार भी तबाह करता है जी। अगर ये 6 महीने पहले फैसला कर लेते जी, शायद आज बीजेपी की हालत ये नहीं होनी थी। लेकिन ये अपने चंद पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, पहली बात तो मैं बता दूं, कृषि कानून नहीं है जी, ये कृषि व्यापार कानून है जी। और 11 मीटिंगों में ये नेता लोग हमें ये नहीं बता पाए कि इन कानूनों से किसान को फायदा कैसे होगा। ये 11 मीटिंगों में हमें नहीं समझा पाए, और जो 6 महीनों में इनकी हालत हो गई है देश के अंदर, वो आप देख लीजिए जितने रिस्ट्रिक्ट में। गुरुनाम जी, भाजपा की जो देश में हालत वर्तमान में हो गई है, जैसा उनका दावा, उससे उत्साहित है कि हमारी बात ना मानने का ही नतीजा है कि भाजपा की हालत जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है पतली होती जा रही है। लेकिन बादल सरोज जी, मैं वापस आपके पास में उन सवालों को दोहराता हूं कि क्या महज दिल्ली की सीमा पर कुछ लोगों के जमे रहने मात्र से समाधान निकल जाएगा? क्या आप आंदोलन के इस तरीके से संतुष्ट हैं, या इससे इतर कुछ और करने की जरूरत है ताकि सरकार चेते और आपके इस मांगों के संदर्भ में कहीं कोई गंभीरता लेती हुई दिखाई दे? पहली बात तो ये कि ये दिल्ली तक सीमित आंदोलन नहीं है जी। चढ़ूनी जी ही मध्य प्रदेश में राकेश टिकैत जी के साथ और दूसरे नेताओं के साथ मध्य प्रदेश में कम से कम 22 जगह पर किसानों की महापंचायतों में शामिल हो चुके हैं जी। उसके अलावा 100-150 और किसान पंचायतें भी हो चुकी हैं। ये मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, बाकी पूरे देश भर में भी यही चल रहा है। इसलिए पहली बात तो ये कि ये केवल दिल्ली तक सीमित आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है। जहां तक दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहने वाली बात है, वो तो तब तक डटे रहेंगे जब तक कि इन मांगों का पूरी तरीके से समाधान नहीं हो जाता। एक शांतिपूर्ण आंदोलन है, किसी भी तरीके का कोई व्यवधान नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, कोई हिंसा नहीं है। आंदोलनों के इतिहास पे अगर हम जाएंगे तो बहुत लंबे लंबे आंदोलन चले हैं, लेकिन जनता जिन आंदोलनों के साथ होती है वो कोई ना कोई समाधान निकाल कर ही जाते हैं। दूसरी बात जो चढ़ूनी जी ने कहा वो ये कि हम केवल दिल्ली पे थोड़ी बैठे हैं जी। चढ़ूनी जी के नेतृत्व में और एक पूरी की पूरी टीम घूमी थी इन 5 राज्यों में, जिन्होंने जनता से ये कहा था कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, ये आप फैसला करना। लेकिन बीजेपी ने इस देश के किसानों के साथ, इस देश की जमीन के साथ विश्वासघात किया है, उन्हें पराजित किया जाए।
और हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं कि उन 5 राज्यों के किसानों ने उसको पूरा किया। असम में भले ही ये तिकड़म से सरकार बनाने में कामयाब हो गए हों, लेकिन इनके वोट विपक्षी मोर्चे की तुलना में घटे हैं, कम हुए हैं। अब हम जाएंगे, अब हमारा मिशन शुरू होगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का मिशन जी। इसलिए हम जाएंगे लोगों के बीच में संदेश लेकर कि ये देश के खिलाफ नीतियां लेकर आ रहे हैं, इनको लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन के जरिए या राजनीतिक पराजय के जरिए इनके होश ठिकाने ला जाने चाहिए। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं अगर आप अनुमति देते हो, और वो बात यह है कि बीजेपी के अंदर भी इस सवाल को लेकर बहुत जबरदस्त बेचैनी है। दुर्भाग्य की बात है, हम इससे अपने लिए भी सौभाग्य की बात नहीं मानते, क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी अगर लोकतांत्रिक तरीके से काम करना बंद कर देती है और सारे निर्णय अगर 2 व्यक्ति लेते हैं और वो 2 व्यक्ति भी केवल 2 उद्योगपतियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लेते हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उदाहरण के लिए 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये दावा किया था कि कोरोना को हरा चुके हैं, पूरी दुनिया में विजय कर चुके हैं। डॉक्टर्स कुछ कह रहे हैं, विशेषज्ञ कुछ कह रहे हैं, मंत्रिमंडल के लोग कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप उनकी बात को सुन नहीं रहे हैं। तो ये जो अनबोला है वो किसान आंदोलन और सरकार के बीच में नहीं है, खुद सरकार के अंदर भी एक अनबोल है, जिसके नतीजे आपको नतीजे देखने को मिल रहे हैं। अबोले की स्थिति केवल किसान और सरकार के बीच में नहीं है, सरकार के बीच में भी परस्पर संवाद नहीं है, ये बादल सरोज जी का कहना है। लेकिन मैं कैप्टन अजय यादव जी आपके पास में आता हूं, और कमल पटेल जी का निशाना आंदोलन से ज्यादा कांग्रेस थी और कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर आप थे। उनका मानना है कि इस देश में किसानों का बेड़ा गर्क तो आपके शासनकाल में हुआ। पहली बार मौका आया है जब किसानों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने की गंभीर कोशिश हो रही है। क्या कमल पटेल जी, जो मध्य प्रदेश के सम्माननीय कृषि मंत्री हैं, वो हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री के साथ संवाद में ये आरोप लगा रहे हैं, सहमत है उनके आरोपों से, या इसके प्रतिकार में कुछ कहना चाहेंगे कैप्टन अजय यादव जी आप? कैप्टन अजय यादव जी से हमारा संपर्क टूटा हुआ है, लेकिन कमल पटेल जी मेरे साथ में हैं। कमल पटेल जी, बहुत आपत्ति है किसान नेताओं को, अगर आप उन्हें किसान नेता माने, कि जिन लोगों के साथ आपकी सरकार और आपके ही परम मित्र नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में 11 और 12 दौर की बातचीत हुई, उन लोगों को ही किसान मानने से आप इंकार कर दे रहे हैं, उनके साथ में किसान होने से इंकार कर दे रहे हैं। तो अगर ये सब किसान नहीं है और इनके साथ किसान नहीं है, तो भारत सरकार जैसी गंभीर इकाई क्यों अपना समय खराब की इतने लंबे संवाद में? कुछ कहना चाहेंगे आप कमल पटेल जी? नहीं, देखिए मैंने ये नहीं कहा कि ये किसान नहीं है। देखो, इस देश के अंदर 70% लोग किसान हैं जी। मैंने ये कहा था कि ये जो हमारे विपक्षी दल हैं और ये कम्युनिस्टी, वामपंथी, कांग्रेसी और ये जितने नेता बन रहे हैं किसानों के, ये इनका एकमात्र उद्देश्य कोई किसान का भला करना नहीं है। इनको तकलीफ ये है कि मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बन गई, और इसलिए सब, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां मोदी जी के सामने और भाजपा के सामने अब कोई विकल्प नहीं है, न कोई तकरार हो सकती है, और इसलिए सब मिलकर इनको मौका मिल गया किसान, और इसलिए किसान के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं। इस पे हमको आपत्ति है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति होती है जनता जी, और जनता ने जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और इसलिए हम जनता के प्रति वफादार हैं। हमारी सरकार गांव, गरीब और किसानों के लिए काम कर रही है। सरकार की जिम्मेदारी है कि अभी तक मैंने ये कहा कि अभी तक अगर नीतियां अच्छी थी जी, तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहा था, किसान घाटे की खेती क्यों कर रहा था, किसान के पास फसल आती जब भाव नहीं मिलता और व्यापारियों के पास जाने के बाद में बढ़ता है, किसान को एमएसपी क्यों, एमआरपी क्यों नहीं। और इसलिए हम ये संशोधन कर रहे हैं कि जो गलत नीतियां थी उसको ठीक कर रहे हैं, जहां कमियां थी उसको दुरुस्त कर रहे हैं, और किसान के हित में हम निर्णय लेकर किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, तभी तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। कमल जी, आपने सारी बातें कही, मैं बीच में रोकता हूं आपको, और ये जानना चाहूंगा, ये जो राजवीर सिंह जादौन जी और चढ़ूनी जी का कहना है कि क्या हासिल किया आपने किसानों के साथ टकराव लेकर, कुल मिलाकर 6 महीने में भाजपा अपनी हैसियत को खोती जा रही है। 5 राज्यों के चुनाव का हवाला बादल सरोज जी भी दे रहे हैं। कुल मिलाकर आपको जनता के स्तर पर खारिज किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में इतने आपने दावे किए थे, एक तरफा हार आपके हिस्से में आई। क्या कहते हैं कमल पटेल जी, वाकई क्या ठीक तरीके से निपट पा रहे हैं आप इस आंदोलन से? क्या वाकई जन भावनाओं को समझ पाने में चूक तो नहीं रहे हैं आप?
देखिए मेरी बात सुनिए, मैं पूछना चाहता हूं इनसे जी, इसका जवाब दे रहा हूं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें थी विधानसभा में जी, और हमको 3% वोट थे, वो बढ़कर 38% हो गए, और ये कम्युनिस्ट, वामपंथी, कांग्रेसी 0 हो गए, 0 जी, और हम 3 से 77 हुए हैं। जी, हमारा कितना परसेंट बढ़ा है? आसाम में हमने सरकार बनाई है, पांडिचेरी में हमने सरकार बनाई है, बाकी जगह भी हम सब जगह चुनाव जीते हैं। हमारा जनाधार बढ़ रहा है क्योंकि हम जनता का दिल जीते, विश्वास जीते, विकास किया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश ही नहीं पूरी दुनिया के नेता हैं, उनके प्रति विश्वास है। रहा सवाल दूसरा जी, कि जब ये किसानों की बात कर रहे हैं, जी, किसान सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गया है, जी, स्टे होने के बाद में सरकार ने भी कह दिया है, रोक लगा दी है, अभी कोई कानून लागू ही नहीं हुआ है, तो फिर आंदोलन क्यों कर रहे हैं? पहले सुप्रीम कोर्ट पे तो विश्वास करिए। अगर सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करेगा हम भी मानेंगे, आपको भी मानना है, तो किसानों के नाम पर आप राजनीति क्यों कर रहे हो? इनका एकमात्र एजेंडा है जी, मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना। कमल पटेल जी मौलिक प्रश्न उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर उनका एक मौलिक सवाल है कि कुल मिलाकर आप अभी आंदोलन कर क्यों रहे हैं? देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा जिन कानूनों पर रोक लगा दी गई है, सर्वोच्च अदालत उसकी संवैधानिकता पर जब चर्चा कर रही है, तो ऐसे समय पर आंदोलन के मायने क्या? उनका स्पष्ट आरोप है कि आपको किसानों से कोई लेना देना नहीं। राजवीर जी, आपको कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री होते रहना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। जिन लोगों का उनके हाथों के खिलौने बन गए। क्या कहेंगे राजवीर जी? 2 बातें तार्किक तरीके से कमल पटेल जी ने रखी हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल तर्कसंगत कहूंगा जी, कमल पटेल जी ने कहा जी, कि इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री, इन्होंने कैसे शब्द से इस्तेमाल किया सर? जी, ये बताएंगे कैसे का अर्थ क्या है? जी, हिंदुस्तान में कैसे नहीं चलता, ये संवैधानिक व्यवस्था है, चुनाव होता है, और आपकी पार्टी भले ये पीठ थपथपाए कि हम विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जी, किसी भी लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में अकेले अपने कार्यकर्ताओं की दम पर एक व्यक्ति नहीं जिता पाओगे। जी, वो उनको प्रेस वोट चाहिए। और जो आंदोलन कर रहे हैं किसान इस देश के दरवाजे पर, वो जी। सारा किसान वही है जिन्होंने 14 में सरकार बनाई, जिनने 19 में सरकार जी। बनाई। आज वो सारे लोग आपके विरोध में, आपकी असफलता है। जी, जिन लोगों ने आपकी सरकार बनाई आज आपके विरोध में खड़े हुए, आपकी असफलता है। कैसे बन गए प्रधान? कैसे नहीं बनता सर? हमने वोट दिया, हमने तब सरकार बनी आपकी, जी, लेकिन आप मेरी कसौटी पे, किसानों की कसौटी पे खड़े नहीं उतरे। और रही बात ये कह रहे कि आंदोलन क्यों कर रहे? जी, बहुत देर बाद पूछी। एक कमल पटेल जी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन गलत पार्टी में कृषि मंत्री हैं। जी, हम आपको बता दें, हम आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि आप सीना ठोक रहे हैं बराबर अब भी कि हमारे कानून गंगाजल की तरह पवित्र हैं। क्यों है भाई? जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे वाली बात कही थी, इनको स्टैंड कर दिया जाए, और कमेटी बनाकर, कमेटी जो बनाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, कैसे लोग थे उसमें, एक व्यक्ति तो उसी समय भाग गया इस्तीफा देकर के, कोई वजूद नहीं रहा उस सिस्टम का। और फिर सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बना, स्टे कर दिया था, तो फिर उसके बाद अगले दौर की वार्ताएं आपने क्यों की? जी, अगले दौर की वार्ताओं में आपने क्यों कहा कि हम स्टे कर देंगे, संशोधन कर लेंगे? आपको उसी समय कहना चाहिए था कि जब स्टे हो गया तो वार्ता को मतलब नहीं। आप कुछ मानेंगे नहीं, हमको मनवाने का प्रयास करेंगे। आप तर्कसंगत बात करिए। आप अभी भी कानूनों के फायदे गिना रहे हो, अभी भी सब कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर से ही चल पाएगी, इस देश की अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर सेक्टर से चल पाएगी। आप इस कृषि प्रधान देश के रास्ते को उद्योगपतियों के रास्ते पर नहीं ले जा सकते देश को। राजवीर, मेरे आपसे एक सवाल है। आपने प्रति प्रश्न खड़ा कर दिया कि जब कोर्ट ने स्टे कर दिया तो सरकार ने हमसे बातचीत क्यों की, लेकिन यह सवाल तो कमल पटेल जी का अभी भी जिंदा है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय जब आपके मामले को देख रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने जब कानून पर रोक लगा रखी है, सर्वोच्च न्यायालय ने समिति बना रखी है, तो आपका देश की सरकार पे तो भरोसा नहीं रहा। वो तो आपके बयानों से जाहिर है। क्या स्पष्ट तौर पर आप कहने की स्थिति में है कि इस देश की अदालत पर भी अब आपका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के दखल को आपने स्वीकार नहीं किया? मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहूंगा जी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर सबसे ज्यादा जो असंतोष जाहिर किया इसी पार्टी की सरकारों ने की। जी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों को कभी कोई ऐसी रिसीव नहीं कराई कि इससे वास्तव में स्टे हो चुका है। जी।
कहीं कोई बात नहीं। कमेटी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बनाई थी, उस कमेटी के सदस्य ने इसलिए इस्तीफा दे दिया कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ जी। और जो भी उस कमेटी में है मेंबर, वो कमेटी के मेंबरों का इतिहास जब आपके लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा दिखाया गया, तो वो सारे लोग कालांतर में इन्हीं कानूनों के सपोर्टर निकले जी। इस सरकार के सपोर्टर निकले। जब ऐसे लोगों के हाथ में फैसला दे दिया जाए, मतलब करने का अधिकार दे दिया जाएगा, फैसला क्या आएगा पूरा देश जानता है। ऐसी बात नहीं चलेगी। सरकार ने कानून बनाए हैं, सरकार आए टेबल पर और सरकार कहे। तो कुल मिलाकर राजवीर जी की बातचीत का मायना यह है, वो स्पष्ट तौर पर यह कहने की सीमा तो नहीं है कि हमारा अदालत में भरोसा नहीं है, पर अदालत ने जो समिति बनाई उस पर भरोसा नहीं है। ये उनकी बातों का नेतार्थ बहुत स्पष्ट है। लेकिन मैं अपनी बातचीत को किसी मुकाम पर ले जाना चाहता हूं और चड़ूनी जी के पास जा रहा हूं। चड़ूनी जी, आपसे समझना चाहता हूं, एक समय पर नरेश टिकैत हमारे साथ में थे, भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात पर बड़ा खेद जताया था, दुख जताया था, नाराजगी जताई थी कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, ठीक नहीं हुआ, हम इस प्रकार के काम नहीं करते। वो एक समय था। और अब तो हालत देख रहे हैं, आप किसी का भी कहीं कुछ नहीं होने दे रहे हैं। ये कैसे आपकी नीति रीति बदल गई, थोड़ा इसमें दृष्टि देंगे? और क्या देश में, प्रदेश में चुने हुए लोगों को उनके क्षेत्र में नहीं जाने देने के जो आपने सिलसिला चलाया है, ये लोकतांत्रिक दृष्टि से कितना बेहतर है और इसके पीछे आपकी क्या दृष्टि है, थोड़ा साझा करेंगे चड़ूनी जी? ये लोकतांत्रिक दृष्टि से सबसे अच्छा तरीका है जी कि जो लोग हम नीतिकार हैं, जिनको हमने चुन के नीतियां, देश की नीतियां बनाने के लिए भेजा था जी, अगर वो इसको अंबानी अडानी जैसे लोगों को बेचेंगे, वो इस देश के मालिक बन जाएंगे जी और आम जनता का शोषण करेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो सबसे बड़ा देश का, जो सबसे बड़े हमारे गुनाहगार हैं, सबसे पहले हमें उन्हीं को पकड़ना चाहिए, सबसे पहले हमें उन्हीं को पकड़ना चाहिए। हमें उनकी जरूरत नहीं है वो लोग हमारे बीच में ना आए जी। और इसीलिए हमने यह फैसला लिया है कि हम कहीं सड़क रोकते हैं तो लोग परेशान होते हैं, हमारी मजबूरी होती है तुरंत में कोई बात करनी है, बात पहुंचानी है सरकार तक, तो अलग बात है जी। वरना हमारे जो सबसे बड़े दोषी हैं वो देश के नीतिकार हैं, जिनको हमने वोट पाके नेता बना के गद्दी में बिठा दिया, राजा बना दिया, और वो राजा बाद में हमें बेचता है, हमारे कारोबार को बेचता है। तो हमारा सबसे बड़ा जो दोषी है वो नेता ही है। और मैं ये कहता हूं कि पूरे देश में जो किसान है, उसको जो बाकी आंदोलन वो कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये करना चाहिए कि जो बीजेपी के नेता या बीजेपी की सहयोगी पार्टी के नेता जो आज सत्ता में है, देश को बेच रहे हैं, बीजेपी और उसके समर्थक, उन सब का विरोध करना चाहिए। उनको सबको जनता के बीच आना, उनका बंद कर देना चाहिए। ये सबसे अच्छा आंदोलन रहेगा, क्योंकि इससे लोग भी परेशान नहीं होती, जनता भी परेशान नहीं होती, और उनको एक तरह से सबक मिलता है। गुरनाम जी, तो क्या आपको ये लगता है कि आप विपक्ष के हाथों खेल रहे हैं? इस देश में विपक्ष कोई भूमिका नहीं निभा पा रहा, तो कुल मिलाकर अब आप लोगों की पहचान विपक्ष के नेता के तौर पर होती जा रही है। क्या इस भूमिका में आने की कोई ललक, कोई हसरत आपको इस रास्ते पर लाने के लिए विवश कर रही है? देखिए, बिल्कुल आपने क्वेश्चन कर दिया कि विपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है जी। मैं विपक्ष की ये कहना चाहूंगा, जब ये डिबेट पे बैठते हैं है ना, ये पक्ष और विपक्ष शुरू कर देते हैं, किसान को बाहर निकाल देते हैं डिबेट से जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष ने और या सत्ता पक्ष ने राज इन्होंने नहीं करना है, उसका बदल जाएगा, उसका आ जाएगा जी। सबसे ज्यादा बड़ा धर्म जो है, सबसे जो है वो विपक्ष का बनता था इन कानूनों के खिलाफ आवाज उठाने का, क्योंकि देश की नीतियां अच्छी है या बुरी है ये देखने के लिए वही लोग बैठे हुए हैं जी। हम तो तब बोल रहे जब विपक्ष नहीं बोला, और जब हमारा कारोबार हमें ये लगा कि सत्ता पक्ष जो है वो तो बेच ही रहा है, लेकिन विपक्ष चुप बैठा हुआ है। क्यों चुप बैठा है इसका तो राज विपक्ष ही जानता होगा कि क्यों चुप बैठा है। लेकिन अगर तो गुरनाम जी का यह कहना है कि विपक्ष ने भूमिका नहीं निभाई, क्यों नहीं निभाई वह तो वही जाने,
पर हम उस भूमिका को निभा रहे हैं, ये उनका कहना है। लेकिन बादल सरोज जी, हम समाधान की ओर पहुंचने की कोशिश करते हैं और आपसे आपके राजनीतिक तजुर्बे के आधार पर एक सवाल करते हैं। आप क्या आने वाले समय के लिए उम्मीद देख रहे हैं? यही रहने वाला है, ऐसे ही बैठा रहना है आंदोलनकारियों को, नेताओं को ऐसे ही गांव गांव अभी घूमते रहना है और कुल मिला के ये सिलसिला लंबा चलना है? या आपको कोई छठी इंद्रिय बोध करा रही है कि नहीं नहीं, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, सरकार कुछ ना कुछ समाधान निकाल देगी, जल्द निकाल देगी? आपके अपने तजुर्बे के आधार पर यह सवाल है, ज्योतिष के आधार पर नहीं। मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में इसका समाधान निकल जाएगा जी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव के बाद इसका समाधान निकल जाएगा जी। अगर तब तक इस देश की बहुमत जनता इस कोरोना की महामारी से सलामत रही तो जी। अगर वो कोरोना की महामारी और भी ज्यादा तेजी से फैली तो उसके पहले भी इसका समाधान निकल सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बुद्धि और विवेक जी एक न एक समय आता है जब वो हावी होती है, और ऐसा समय आएगा। इसलिए मैं बहुत आशावान हूं कि अगले 6 महीने में यूपी और उत्तराखंड के चुनाव के साथ इसका भी समाधान निकल जाएगा। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक करेक्शन करना चाहता था जी। और वो करेक्शन ये था कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बात हो रही थी जी। ये सितंबर में कानून बने जी। अक्टूबर में कुछ राज्य सरकारें, जिनमें केरल की राज्य सरकार भी थी, और कुछ संगठन सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि ये असंवैधानिक है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर के एक्ट्स हैं और इन एग्रीकल्चर के एक्ट्स को इन्होंने व्यापार का कानून बना दिया है जी। और एग्रीकल्चर के मामले में, कृषि के मामले में कानून बनाने का, फैसला करने का अधिकार राज्य सरकारों को, इसलिए ये संविधान और संसदीय प्रणाली दोनों का उल्लंघन है जी। अफसोस की बात है कि आज तक उस याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है जी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोगों की क्या राय है, ये सुप्रीम कोर्ट के 2-3 माननीय मुख्य न्यायाधीशों द्वारा चुनिंदा तरीके से निर्णय लिए जाने की वजह से एक बहुत बड़ी चिंताजनक स्थिति इस देश में पैदा हुई है। जैसे वो जो तथाकथित कमेटी है आप जिसकी बात कर रहे हैं, चौधरी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि कौन लोग थे। आप कोई कमेटी बना रहे हैं तो आप हमसे संवाद करेंगे कि नहीं करेंगे? दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, किसी एक किसान संगठन को नोटिस तक नहीं दिया आपने कि हम सुप्रीम कोर्ट में विचार करने वाले हैं, आप भी शामिल हो जाइए। और अचानक ऐसे लोगों की कमेटी आपने बना दी जो एलानिया तौर पर इन 3 कृषि कानूनों को लाए जाने की मांग कर रहे थे जी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हमें विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट की बुद्धिमत्ता पे, विवेक पर विश्वास है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे अनुभव कड़वे हैं। दुर्भाग्य से हमारे अनुभव कड़वे हैं, यह बादल सरोज जी का कहना है, लेकिन समाधान की उम्मीद वो देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चुनाव के साथ में। तो मैं कमल पटेल जी आखिरी दौर की बातचीत के लिए आपकी ओर रुख कर रहा हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि अब इस देश में जनता के संदर्भ में फैसले एक बहुमत की सरकार के द्वारा भी राजनीतिक लाभ और हानि के आधार पर ही होंगे या वाकई जनता की लाभ और हानि के आधार पर होंगे? यह मौलिक सवाल पैदा हो गया है। कुछ कहेंगे कमल पटेल जी, क्या उत्तर प्रदेश के नफा नुकसान के आधार पर ही किसानों का भविष्य निर्भर करेगा? क्योंकि महाराष्ट्र की बात छोड़ दें, हरियाणा और पंजाब की सीटें आपको बहुत ज्यादा लुभाती नहीं है, वहां का राजनीतिक नुकसान केंद्र की सरकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है, कुछ इस प्रकार का आचरण दिखाई देता है। पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में शायद आप उतना नुकसान बर्दाश्त न कर पाए। हिमांशु जी जी, मैं अच्छा प्रश्न किया आपने जी कि लोकतंत्र में सरकार को क्या निर्णय लेना चाहिए। जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति में आई है सिर्फ सत्ता प्राप्त करने नहीं आई है। हम सत्ता प्राप्त करके व्यवस्था परिवर्तन करके देश को मजबूत बनाना चाहते हैं। हमारे लिए पहले देश की जनता, बाद में पार्टी और फिर हमें। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि अभी तक जितनी राजनीतिक पार्टियां विशेष करके कांग्रेस रही, जिनके लिए देश जाए कहीं पार्टी डूबे डूबे वो पप्पू को ही लेकर आएंगे, लेकिन हमारे लिए देश पहले। और इसलिए जितने भी देखिए आपने निर्णय, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने हो या मोदी जी, हमने जितने भी निर्णय लिए देश हित में लिए हैं। और इसलिए आपने देखा होगा नोटबंदी का निर्णय देश हित में लिया, बाकी निर्णय जो है सब देश हित में लिए। और इसलिए किसानों का भला करना, देश को मजबूत बनाना है, दुनिया में देश को नंबर 1 राज्य बनाना है, 21वीं सदी भारत की सदी बने, विश्व गुरु बने भारत, इसके लिए काम करना है। और इसलिए सत्ता में
आए हैं जनता का दिल विश्वास जीतकर, जनता ने वोट दिया है, तो हम जनता का और देश का भला करना चाहते हैं। चाहे ये जितने विरोधी लोग हैं ये कितने ही आंदोलन करें, कितने ही विरोध करें, लेकिन हमारा एक उद्देश्य है, हम दिन 4 रहे ना रहे, लेकिन भारत माता रहना चाहिए, भारत रहना चाहिए, भारत की गरीबी हटाना चाहिए, अन्याय अत्याचार खत्म करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है और देश को आत्मनिर्भर बनाना है। ये हमारा लक्ष्य है और वो हम बनाकर रहेंगे। देश की जनता हमारे साथ है। मेरा सवाल है कमल पटेल जी आपसे, जब इन किसान कानूनों को देश के किसानों के लिए आप इतना बेहतर मानते हैं, तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट से रोक हटवाने के लिए कोई प्रयास करते हुए आप दिखाई क्यों नहीं दिए? सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था जनवरी में, तो 2 महीने के अंदर रिपोर्ट और तब तक के लिए कानून स्थगित करने की बात कही थी। अब तो मई खत्म होने के लिए आ गया। भारत सरकार की ओर से कोई एक याचिका, कोई एक अनुरोध पत्र सुप्रीम कोर्ट के पास गया हो कि वो कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करिए, इस रोक को हटाइए, कहीं कोई कोशिश नहीं दिखी? या अचानक किसानों के हित से जुड़े हुए विषय को लेकर इतनी अनदेखी, इतनी उपेक्षा किस लिए? आप कुछ पत्र लिखने वाले क्या कमल पटेल जी कि इन कानूनों को तुरंत लागू किया जाए? सरकार देखिए, अभी देश के सामने सबसे बड़ा संकट है कोरोना का। जी, कोरोना की महामारी चल रही है, इस समय देश कोरोना से लड़ रहा है जी। आम आदमी का जीवन खतरे में है और इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता कोरोना को नियंत्रित करना, कोरोना को खत्म करना, लोगों का इलाज कराना और उसमें लगी हुई है सरकार पूरी ताकत से। दूसरी बात कि जब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपनी बात रखेगी जी। जो ये कह रहे हैं कि काला कानून है, ये अपनी बात रखेंगे और जो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देगा वो हम सबको मान्य होगा जी। तो कमल पटेल जी तो कुल मिलाकर इस लोग के साथ में है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने दीजिए, जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होगा वो मान्य होगा। लेकिन आंदोलनकारियों का यह मानना है कि कुल मिलाकर उस कमेटी के सदस्यों से ही क्या कुछ होने वाला है इसकी अनुभूति हमें है। बादल सरोज जी तो अपने आप ही कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बुद्धिमत्ता को लेकर कोई सवाल नहीं, पर हमारे अनुभव कड़वे हैं। कुल मिलाकर 6 माह बीत जाने के बाद भी आगे की राह अंधेरी ही दिखाई देती है। बादल सरोज जी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनावों के साथ समाधान की उम्मीद देख पाते हैं। जहां तक राजवीर सिंह जादौन जी और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की बात है, तो वो 2024 तक की लड़ाई लड़ने की तैयारी में दिखाई देते हैं। कमल पटेल जी का जहां तक सवाल है, तो वो अपनी पार्टी, अपनी सरकार की नीतियों पर मुग्ध है। उनका मानना है कि स्वर्ण युग अगर इस देश में आया है तो इसी दौर में आया है और यह स्वर्ण युग बना रहना चाहिए। लेकिन क्या जो कमल पटेल मान रहे हैं वही इस देश के किसान भी मान रहे हैं? क्या वही इस देश की जनता भी मान रही है? इसके लिए हमें आने वाले समय का थोड़ा इंतजार करना होगा। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर हमारी निजी अपेक्षा की बात की जाए तो हम तो चाहेंगे कि ये अन्नदाता खेत में ही दिखते तो बहुत अच्छे लगते हैं। इनका सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए देखना मन को दुखाता है, दिल को कष्ट देता है। ये दृश्य हटना चाहिए, खत्म होना चाहिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इस भावना को व्यक्त करते हुए ही ये कहता है कि जनाब के रुखे रोशन की दीद हो जाती। हुक्मरानों की ओर संदेश है कि जनाब के रुखे रोशन की दीद हो जाती तो हम सियाह नसीबों की ईद हो जाती। तो कुल मिलाकर इस देश का किसान बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देश के हुक्मरानों की ओर ताक रहा है। देखें उनकी नजर इनायत कब होती है और कोई सुखद समाधान कब हमारे हिस्से में आता है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादा पड़ा।